हेलो पीपल, आपका दोबारा स्वागत है मैथ एजुकेशन में। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा था अकाउंटेंसी के। बस उन्हीं टर्म्स को हम उन कुछ टर्म्स को हम आज की वीडियो में यूज़ करेंगे। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच जो है अकाउंटिंग के दो अप्रोच होते हैं टोटल, उनमें से एक है। दोनों अप्रोच को अगर बोला जाए तो पहला अप्रोच होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, सेकंड अप्रोच होता है अपना मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच जो आपने नॉर्मली अकाउंट्स में पढ़ा ही होगा, आपको रटा ही होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बस वही होता है अपना ट्रेडिशनल अप्रोच। उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे कभी किसी और दिन। अभी हमारा टॉपिक है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच जो होता है वो हमारा होता है अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस। जैसा कि अकाउंटिंग इक्वेशन में अकाउंट डेबिट क्रेडिट होते हैं, कैसा अकाउंट में बोला जाता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो बस उसी इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए मॉडर्न अप्रोच बना हुआ है, इसलिए इसको अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी बोला जाता है। मनी, जिसके अराउंड पूरी अकाउंटिंग रिवॉल्व होती है, हमने देखा था मनी अगर नहीं है तो हमारी अकाउंटिंग भी नहीं होगी। अगर मॉनेटरी वैल्यू हम किसी ट्रांजैक्शन की नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम उसको इग्नोर कर देंगे। तो उसी तरीके से अगर एक एग्जांपल के तौर पे समझा जाए तो मैं आपसे कहता हूँ कि यार आपके जो फिनिश प्रोडक्ट है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत उनको लेना है, मुझे उनको ख़रीदना है। 10 फिनिश प्रोडक्ट आप दीजिए, मैं उनको ख़रीदूँगा, मैं उनके लिए पे करूँगा या फिर आपसे उधार लूँगा, कुछ भी करूँगा, मेरे को वो 10 प्रोडक्ट्स चाहिए। आप उसको रिकॉर्ड बहुत ईजिली कर पाओगे क्योंकि आप बोलोगे ये जो 10 प्रोडक्ट्स हैं इनकी वर्थ इतनी है, आप मेरे को इतना पैसा दे रहे हो तो इसकी मॉनेटरी वैल्यू इतनी इतनी हो गई है। तो वो जो अब मैं विलिंग टू पे कर रहा हूँ या फिर जो आपके 10 प्रोडक्ट्स की वर्थ है उसको आप आसानी से मॉनेटरी वैल्यू बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे सिर्फ इतना ही बोलूँ कि आपके जो 10 प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, ब्यूटीफुल, मेरा लेने का मन कर रहा है, लूँगा नहीं, मन कर रहा है लेने का, तो आप उसकी क्या एंट्री करोगे? आप उसकी क्या मॉनेटरी वैल्यू निकालोगे? 1000, 2000, 3000 नहीं निकाल पाओगे। आप कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी मॉनेटरी वैल्यू निकाली ही नहीं जा सकती, उनको इग्नोर ही करोगे। तो उन चीज़ों को हम अकाउंटिंग से बाहर रखते हुए सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लेते हैं जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। तो टोटली अकाउंटिंग जो होती है वो मॉनेटरी वैल्यू, मनी बोल सकते हैं, उसी के अराउंड ही रिवॉल्व होती है। तो मनी पे ही रिवॉल्व हो रही, तो स्टार्टिंग से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को अपन। एक बिजनेसमैन है जो कि बिजनेस स्टार्ट किया है, अब वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करेगा जो मॉनेटरी वैल्यू से रिलेटेड है, मॉनेटरी वैल्यू जिनकी निकाल सकते हैं, या फिर मनी, सिंपल सीधा कैश। तो मनी के आने के केवल 3 रास्ते हैं, हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देखना है कि मनी कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ कैसा आ रहा है, कहाँ कैसा जा रहा है। मनी के आने जाने को ही हम रिकॉर्ड करते हैं, उसी को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। जनरल, बैलेंस शीट, लेजर, सब उसी को बोलते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, उसी के रिकॉर्ड को हम अकाउंटिंग बोलेंगे एक तरीके से। बहुत सिंपल है ना, बहुत ही। बाकी बिजनेस में देखा जाए तो 3 तरीके से पैसा आता है, मनी आता है। 3 रास्ते हैं केवल, और 2 रास्ते हैं केवल जाने के। बहुत सिंपल है, 5 है, 1 2 3 4 5। 3 रास्ते से आता है, 2 रास्ते से जाता है। आपने बिजनेस स्टार्ट करा है, आप छोटी सी दुकान नहीं, बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया आपने, बहुत वेयर हाउस टाइप का, बहुत कंपनी डाल दी, कुछ डाल दिया आपने। तो जैसे कि आपने वेयर हाउस डाला, कुछ भी डाला, आपने पैसा लगाया होगा स्टार्टिंग में, फ्री में तो चीज़ें आ नहीं गई। पैसा लगाया आपने, जो पैसा लगाया उस, आप ओनर हो, आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो। दोनों अलग अलग एंटिटी हम समझ चुके हैं, बिजनेस अलग एंटिटी होता है, ओनर एक अलग एंटिटी होता है। ओनर जब पैसा बिजनेस में लगाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो वो जो आप पैसा लगा रहे हो वो बिजनेस में आ रहा है, एंट्री हो रही है उसकी। तो वो जो पैसा आ रहा है वो एक रास्ता है कैपिटल, जिसको बोला जाता है, कैपिटल से पैसा आता है। बाकी सेकंड रास्ता जो होता है वो होता है लायबिलिटी। आपने बिजनेस में पैसा लगा लिया, बहुत पैसा लगा लिया, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं, इतने से काम नहीं चल रहा है, आपको और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। अब आपकी जेब खाली हो चुकी है लेकिन आपको और पैसा चाहिए। आप मुझसे बोलते हो कि यार पैसे दे दो, बाद में लौटा दूंगा। आप नहीं,
आपका बिजनेस बोल रहा है आपके बिजनेस में पैसा दूंगा, मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, आपके बिजनेस को पैसा दे रहा हूँ, तो मैं एक लायबिलिटी हो चुका हूँ बिजनेस के लिए कि बिजनेस को वो पैसा कभी फ्यूचर में मुझे लौटाना होगा। तो आप उसको एक लायबिलिटी की तरह रिकॉर्ड करोगे, लेकिन उससे भी पैसा आपके पास आ सकता है, आ ही रहा है मतलब। तो पैसे के आने के दो रास्ते हो चुके हैं, और तीसरा और आखिरी रास्ता होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू जब जनरेट होती है, आप जब सामान किसी को बेचते हो, आपने और नॉर्मल ऑपरेशंस जो होते हैं आपके बिजनेस के वो रन किए, और उससे आपके कुछ पैसे जनरेट हुए, उन पैसे को आप बिजनेस में लाए हो सामान बेच के, तो वो जो बेचने के बाद जो पैसा आया है उस पैसे को हम बोलेंगे रेवेन्यू। ये तीन रास्ते हो गए पैसे के आने के। आपके पास बहुत पैसा हो चुका है, कैपिटल भी हो चुकी है, लायबिलिटी भी हो चुकी है, रेवेन्यू भी हो चुका है, पैसा ही पैसा है। अब पैसे का क्या करोगे, उसको कहीं खर्च करोगे। तो खर्च करने के दो रास्ते होते हैं, एक होता है एसेट, एक होते है एक्सपेंस। दो ही रास्ते होते हैं पैसे के जाने के, या तो आप कोई एसेट लोगे या कोई एक्सपेंस क्रिएट करोगे। तो जैसा देखा जाए तो एसेट पे पहले अपन समझ लेते हैं। एसेट आपको पता ही है एसेट क्या होता है, जिसके लिए हम पे कर चुके हैं, बाद में एडवांटेज मिलने वाला है, बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसके फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, उसको हम एसेट्स कहते हैं। तो जैसे कि अगर मेरे पास पैसा आ चुका है, तीनों से बहुत पैसा आ चुका है, अब मैं बोलता है इतने पैसे का क्या करूँ यार, एक बिल्डिंग खरीद लेते हैं। तो मैं बिल्डिंग जब खरीदूंगा तो मैं पैसा दे दूंगा, पैसा जा चुका होगा, तो वो जो पैसा जाएगा वो एक एसेट तो बनाएगा, लेकिन पैसा तो जा चुका है। एसेट की मॉनेटरी वैल्यू है, लेकिन पैसा तो जा चुका है। समझने के लिए इजी रहेगा, पैसा जा चुका है तो एसेट आ रही है तो पैसा जा रहा है, तो वो इस तरफ है क्योंकि वो पैसे का आउटसोर्स है। ये सब इनफ्लो हो रहा है, इन सब तरीके से पैसे का, इन दो तरीके से आउटफ्लो हो रहा है पैसे का। तो एसेट से आउटफ्लो हो रहा है और एक्सपेंस से आउटफ्लो होता है। तो एसेट्स का समझ चुके हैं, हम एक्सपेंस का देखते हैं कि जैसे कि हम बोलते हैं कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अब आपने मशीनरी लगा रखी है, मशीनरी रन करती है, बहुत पैसा खाती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आप जो पे करोगे, बिजली का बिल आएगा, पे करोगे, एक्सपेंस रहेगा। आप मशीन, इतना बड़ा बिजनेस आपने कर लिया है, वेयर हाउस चल रहा है आपका, तो आपका जो वेयर हाउस है, आप में खुद वहाँ पे बैठ के कोई मशीन तो चला नहीं रहोगे, कंप्यूटर जो आपका चल रहा होगा, जो भी आपका कुछ चल रहा होगा वो आप खुद तो चला नहीं रहोगे, आपने मजदूर रख रखे होंगे, एम्प्लॉयज़ रख रखे होंगे, तो इनकी जो पेमेंट बनती है वो जो आप पे करोगे वो भी आपका एक्सपेंस होगा। तो इन सब तरीके से जो पैसा जाता है डेली ऑपरेशंस रन करने में, जो आपके कॉस्ट लगती है, जो आप उसको अपन एक्सपेंसेस बोलते हैं, तो वो जो एक्सपेंसेस होता है उससे भी मनी का आउटसोर्स होता है, उससे मनी का आउटफ्लो होता है। तो मनी के टोटल तीन रास्ते हम देख चुके हैं, और दो रास्ते हम देख चुके हैं जाने के। तो इन सब में एक कॉमन चीज़ ये होती है कि ये जो दो रास्ते हैं इनका नेचर सेम है, और ये जो तीन रास्ते हैं इनका नेचर सेम है। नेचर बोले तो आउटफ्लो, इनफ्लो, इसी को हम नेचर समझ लेते हैं क्योंकि हमें समझने में बहुत आसानी देगा। ये आप समझ चुके हैं, इतना डायग्राम बहुत पेचीदा बना है, लेकिन ठीक है, काम चल जाएगा अभी आपका। इसको देखने के बाद इससे बहुत इजीली समझा जा सकता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरह से काम करती है। ये दो एक तरफ होते हैं, ये तीन एक तरफ होते हैं। अब आते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पे। अकाउंटिंग इक्वेशन समझना बहुत इजी हो चुका है क्योंकि हमने पिछला कॉन्सेप्ट जो समझा, अगर उसको आपने अच्छे से समझा है तो एसेट और एक्सपेंसेस का नेचर सेम था। ये जो होते हैं मनी के आउटफ्लो का रीज़न होते हैं, बाकी इन तीनों का नेचर सेम होता है क्योंकि मनी के इनफ्लो का रीज़न होते हैं। तो इन तीनों को साथ में रखेंगे, इन दो को साथ में रखेंगे क्योंकि ये माइनस हो रहा है। जैसा कि आप मैथ्स थोड़ा अगर जानते हो तो बहुत ईजीली समझ पाओगे ये चीज़। तो बस इनका नेचर सेम है, इन तीनों का नेचर सेम है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, इतना तो आप समझ ही चुके हैं। तो अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक में, मॉडर्न अप्रोच को अच्छे तरीके से समझने की तरफ। मॉडर्न अप्रोच को हम वर्बली पहले भी बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पे ही समझ चुके हैं, लेकिन अब उसको प्रैक्टिकल समझने की बारी आई है। तो मॉडर्न अप्रोच में केवल 5 एलिमेंट होते हैं: एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। तो इन पांचों पे ही नज़र रखने वाले हैं क्योंकि जैसा हम पहले ही समझ चुके हैं, अकाउंटिंग जो होती है मनी के ही रिवॉल्व होती है, और मनी के आने और जाने के केवल ये 5 रास्ते हैं। इन 5 रास्तों में देखा जाए तो हमने पहले ही समझ चुके हैं कि एसेट और एक्सपेंस जो होते हैं वो सिमिलर नेचर के होते हैं क्योंकि वो जो है आउटसोर्स होते हैं मनी के।
मनी यहाँ से बाहर जाता है। अगर एसेट आती है या एसेट या एक्सपेंस बढ़ते हैं तो मनी बाहर जाता है। तो इनका सेम नेचर होते हुए यहाँ पे हम डेबिट लिख लेते हैं, और बाकी इन तीन का नेचर सेम है क्योंकि इनसे पैसा अंदर आता है, इनकी वजह से मनी में इनफ्लो होता है। तो इनका नेचर सेम है, इनमें हम अभी क्रेडिट लिख लेते हैं। उसी तरीके से ऑपोजिट कर देते हैं, इधर क्रेडिट और इधर डेबिट। ये इंक्रीज है इस तरफ सारा, इस तरफ है डिक्रीज। ऐसा दिखता है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच ऐसा दिखता है और ये बहुत सिंपल दिखता है और ये बहुत इजी होता भी है समझने में। बस हमें ये देखना है कि एसेट है और एक्सपेंडिचर है तो उनका नेचर डेबिट है, क्योंकि डेबिट होने से उनमें इंक्रीज होता है। बाकी लायबिलिटी, कैपिटल या रेवेन्यू है तो उनका नेचर होता है क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट होने से उनका इंक्रीज होता है। या फिर ऑपोजिट तरीके से देख लिया जाए तो कि अगर इंक्रीज होता है तो एसेट में और एक्सपेंस में डेबिट होता है, अगर इंक्रीज होता है तो लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू में क्रेडिट होता है। बहुत इजी है समझने में, बस उन्हीं का जिस तरह से नेचर है। अगर एसेट और एक्सपेंस का नेचर है डेबिट, अगर उनमें डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का नेचर है क्रेडिट और उनमें डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा। डेबिट और क्रेडिट बस ट्रांजैक्शन के दो साइड हैं जो कि हम मॉडर्न अप्रोच में यहाँ पे देख रहे हैं। ये है क्रेडिट, ये है डेबिट। इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं क्योंकि ये इतना ही है। इसको आपको समझना पड़ेगा कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट होता है। अगर आपको कुछ और रास्ता मिलता है जिससे कि आप रट पाते हैं तो आप उसको अपनाइए, बहुत अच्छा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो एक ट्रांजैक्शन ले लेते हैं कि मैंने किसी से गुड्स खरीदे पैसे दे के। तो मैं पैसे दे रहा हूँ, केस मेरा जो है कम हो रहा है, और गुड्स जो है सामने वाला व्यक्ति जो कि मेरे को दे रहा है उसकी वजह से मेरे गुड्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो मेरी एसेट्स जो है, गुड्स भी है एसेट है और कैश भी एसेट है। गुड्स आ रहे हैं तो गुड्स जो हैं वो डेबिट हो जाएंगे क्योंकि वो इंक्रीज इन एसेट है, और जो कैश जो जा रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है तो उसको कैश को क्रेडिट साइड लिख दूंगा क्योंकि वो भी एसेट है। अब सेकंड एग्जांपल लिया जाए तो अगर मैं जाता हूँ गुड्स लेने, खरीदा जाता हूँ किसी व्यक्ति से, बोलता हूँ मेरे को 50,000 के गुड्स चाहिए, और उसके लिए सामने वाला व्यक्ति मुझसे बोलता है कि कैश या क्रेडिट। मुझसे बोलता हूँ कि मुझे उधार चाहिए, मैं आपको कुछ समय बाद पैसे दे पाऊँगा। तो व्यक्ति मेरे को गुड्स अभी दे देता है और मेरे को उसको बाद में पे करने की ऑब्लिगेशन बन चुकी है। तो वो जो बाद में पे करने की ऑब्लिगेशन है उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं, और वो जो बाद में पे करना होगा मेरे को, वो लायबिलिटी जो है कि मेरी इंक्रीज़ हो रही है, और जो मैं गुड्स उससे ख़रीद रहा हूँ वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे एसेट इंक्रीज़ हो रहे हैं, लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, तो दोनों तरफ से इंक्रीज़ हो रहा है। एक तरफ डेबिट है, एक तरफ क्रेडिट है। इसी तरीके से बहुत ईजिली समझ जाया जाता है मॉडर्न अप्रोच में अकाउंटिंग को। तीसरा एग्जाम्पल देख लिया जाए तो अगर कोई एम्प्लॉय आता है, मुझसे बोलता है कि मेरे को सैलरी दे दीजिए साहब, बहुत समय से नहीं मिली, देता ही नहीं हूँ मैं किसी को सैलरी। तो जब सैलरी उसको देनी पड़ रही है तो कैश जाएगा, बैंक जाएगा, जो भी जाएगा वो मेरी एसेट डिक्रीज़ हो रही है। और दूसरा पॉइंट जो है कि मैं उसको सैलरी दे रहा हूँ, जो सैलरी उसकी रहेगी वो मेरे लिए एक एक्सपेंस रहेगा जो कि इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे मेरी जो मनी है वो डिक्रीज़ हो रहा है, कैश जो है, बैंक जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, और एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। क्रेडिट डेबिट यहाँ पे भी इक्वल हुआ है। उसके बाद चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। तो चौथा एग्जाम्पल हम इस तरीके से ले लेते हैं कि अगर वही व्यक्ति मेरे पास सैलरी लेने वापस आ रहा है, बोल रहा है कि मुझे सैलरी दे दीजिए, और मैं उसको बोल देता हूँ कि नहीं भाई मेरे पास तो रुपए नहीं है अभी, मैं अभी सैलरी नहीं दे पाऊँगा, मैं आपको बाद में देता हूँ, मैं आपको अगले महीने देता हूँ। तो वो भी मेरे लिए एक लायबिलिटी बन चुकी है जो कि इंक्रीज़ हो रही है। तो लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई, क्रेडिट साइड आ जाएगा, एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ, वो डेबिट साइड आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लिया जाए, अगर मैं फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं बिज़नेस में बोलता हूँ कि 40,000 रुपये और ला रहा हूँ, मैं बिज़नेस में, मेरा बिज़नेस अच्छा खासा चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ 40,000 रुपये में और ला रहा हूँ बिज़नेस में, तो कैश जो रहेगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, मेरी कैपिटल जो रहेगी वो भी इंक्रीज़ होगी। कैपिटल भी एक तरह की लायबिलिटी होती है जो कि बिज़नेस ऑब्लिगेटेड टू पे रहता है ओनर को।
तो लायबिलिटी नहीं, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे एसेट जो हो रही है वो इंक्रीज हो रही है, डेबिट क्रेडिट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं रेवेन्यू का। तो रेवेन्यू का एग्जांपल लेने के लिए मैं ट्रांजैक्शन बनाता हूँ कि जैसे कि अगर मैं गुड्स बेच रहा हूँ 50,000 वर्थ के, और सामने वाले व्यक्ति से बोल रहा हूँ कि मुझे उसके 70,000 मनी चाहिए, तो 70,000 सामने वाला व्यक्ति मेरे को पे करेगा और मेरे खाली जा रहे हैं 50,000 वर्थ के गुड्स। तो पहले इन दोनों चीज़ों को ही देख लेते हैं। गुड्स जो है कि मेरी एसेट है जो कि डिक्रीज़ हो रही है, तो वो क्रेडिट साइड लिखूंगा, कितना लिखूंगा 50,000। और जो कि मेरे सामने वाला व्यक्ति जो कि मेरे को कैश दे रहा है, जो कि मेरा इंक्रीज हो रहा है इन एसेट, तो उसको मैं लिखूंगा डेबिट साइड। डेबिट साइड लिखा है मैंने 70,000 जो कि कैश मिला है मेरे को, और क्रेडिट साइड लिखा है मैंने 50,000 ऑफ गुड्स, जो कि 50,000 है वो कम हो रहा है मेरी एसेट। तो अभी भी 20,000 का जो बैलेंस बचा हुआ है दोस्तों, वो रहेगा रेवेन्यू से, क्योंकि रेवेन्यू प्रॉफिट तरीके से बोल सकते हैं। तो प्रॉफिट जो कि मेरे को 20,000 का हो रहा है वो मेरा क्रेडिट होगा, और जो कि इंक्रीज हो रहा है। तो 50,000 का जो क्रेडिट में पैसा बचा हुआ था वो क्रेडिट साइड रेवेन्यू से टैली हो जाएगा। तो यहाँ पे भी दो क्रेडिट एक डेबिट, डेबिट हुआ 70,000 का, एक क्रेडिट हुआ 50,000 का, एक क्रेडिट हुआ 20,000 का। तो इस तरीके से फिर 70,000 दोनों साइड हो चुके हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन वापस से टैली हो चुकी है। बस दोस्तों, मॉडर्न अप्रोच इतना ही है। हम इसको अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। पांचों जो चीज़ें हैं, एलिमेंट हैं, उनके ऊपर हम एक एक एग्जांपल देख चुके हैं, एक एक ट्रांजैक्शन देख चुके हैं जो कि इन पांचों को इंक्लूड करता है। और हम देख चुके हैं डेबिट और क्रेडिट किस तरह से हर बार इक्वल हो ही जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन भी अच्छे तरीके से हम समझ चुके हैं, और इससे रिलेटेड हम पिछली बार बेसिक टर्म्स भी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। मॉडर्न अप्रोच जो है कि मेरे को थोड़ी सी ईजी लगती है, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है बहुत ईजी है। बाकी ट्रेडिशनल अप्रोच थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।